प्राचार्य डॉक्टर सिंह ऋषि को धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। मैडम राजकुमारी जी को भी बहुत बहुत बधाई कि आपने इस पेंडेमिक सिचुएशन में एक बहुत अच्छे विषय पर संगोष्ठी वेबिनार कराने का निर्णय लिया है, क्योंकि इस पेंडेमिक सिचुएशन में अभी हमारे पूर्व वक्ताओं ने जैसा बताया और जैसा हम भी अखबारों के माध्यम से पढ़ते चले आ रहे हैं, जो सबसे ज़्यादा स्थिति खराब हुई है समाज में वो घरेलू हिंसा की हुई है। घरेलू हिंसा पर अभी हमारे पूर्व वक्ता ने जो अपने बातें रखी, बहुत अच्छी बातें की। और माननीय सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता महोदय ने भी उस बात को रखा। जो भी अभी इस सत्र में वक्ता हमारे सामने बोले, आकृष्ट करना चाहूंगा। मैं समझता हूँ कि लगभग विधि संबंधी सारी बातें आपके इस वेबिनार में हो चुकी होंगी सुबह से ही, और जितना मैंने सुना उससे लगा भी। डॉक्टर सतीश चंद्रा जो मेरे पुराने मित्र हैं, उन्होंने भी बड़ा तस्दीक से हर बात को रखा। मैं इसमें अपनी ओर से एक बात कहना चाहता हूं जो विधि जनित नहीं है, अनुभव जनित है, कि ये महिलाओं का अधिकार और उनके अधिकारों का संरक्षण, ये पूरा का पूरा मामला न तो केवल वैधानिक है, ना ही केवल संवैधानिक है, बल्कि अगर यह है कुछ तो यह सामाजिक है, पारिवारिक है और भावनात्मक है। समाज किस दृष्टि से अपने अंदर के महिलाओं को देख रहा है, परिवार किस दृष्टि से अपने माताओं, बहनों, बेटियों को देख रहा है, और माताओं, बहनों, बेटियों, पत्नी का परिवार और समाज के साथ किस प्रकार का भावनात्मक संबंध है, यह भी बहुत कुछ पूरा तो नहीं है, लेकिन बहुत हद तक महिलाओं के सशक्तिकरण में जिम्मेदार है। ये आदिकाल से बात चली आ रही है, मैं सुनने में भी आती है बातें, कि लोग एक गांव देहात में भी कहावत के रूप में कहते हैं कि रोटी और बेटी को छुपा के रखना चाहिए। एक जब कहीं विवाद होता है या किसी से मनमुटाव होता है तो भी एक बात आती है कि रोटी बेटी का संबंध नहीं है इनसे। अब यहां पर सोचने वाली बात ये हो जाती है कि हमारी जो प्राचीन काल की सोच है, अगर रोटी के साथ बेटी को जोड़ रही है तो क्या यह बेटी के अस्तित्व को इतना हल्का कर देना है? क्या रोटी के अस्तित्व को आप बहुत हल्के ढंग से देखते हैं क्या? मैं नहीं मानता। जो भी समाज है, आदिम काल में जो स्थिति रही हो, उसके बारे में हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है, कथा कहानियां हैं। रामचरितमानस का भी हमारे पास कोई ऐसा वैज्ञानिक प्रमाण नहीं कर सकते कि नहीं ये बातें हुई हैं। और जो लोग आरोप लगाते हैं उसी रामचरितमानस पर जब आरोप लगाते हैं तो सीता के साथ के कृत्यों को तो बनावटी बता देते हैं, लेकिन सबरी के साथ के संबंध को स्वीकार कर लेते हैं। खैर, उसमें मैं नहीं जाऊंगा, मैं अपने मूल बिंदु पर आ रहा हूं कि अगर हम रोटी और बेटी को मुहावरे के रूप में प्रयोग कर रहे हैं तो हमारे लिए बेटी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी रोटी महत्वपूर्ण है। परिवार, जो परिवार आज से 20 साल 25 साल पहले का है, उस परिवार में किसी भी बेटी से, किसी भी पत्नी से ये अपेक्षा नहीं की जाती थी कि वो हमको लाइवलीहुड की अर्निंग का स्रोत बनेगी। हम स्वतः पुरुष वर्ग उसकी जिम्मेदारी लेकर चलता था
कि हमको इसका भरण पोषण, पालन पोषण बहुत सम्मानजनक तरीके से करना है। बहुत बार बातें उठती हैं कि नारियों का सम्मान नहीं है, गरिमा नहीं है। अरे नारी तो हमारे सम्मान की प्रतीक है भाई। हर परिवार के सम्मान की प्रतीक उसकी बहू बेटी है। सम्मान कैसे नहीं है? अगर नहीं है तो जिन लोगों को ये आरोप दिखाई दे रहा है, ये उनके दिमाग में नहीं। मैं बहुत कड़ी बात बोल रहा हूं। मैं कबीरदास की नगरी में रहता हूं। कबीरदास जी कहते हैं कि जब एक उंगली किसी की ओर उठाते हो शिकायत की, तो 4 उंगलियां तुम्हारी ओर खुद को संकेत कर रही होती हैं कि तुम पहले अपने को देखो। मैं फिर आ रहा हूं, मैं वैधानिक और संवैधानिक बात करूंगा ही नहीं। मैं राज्य की जिम्मेदारी और दायित्व की बात करूंगा ही नहीं, क्योंकि सब सारे वक्ताओं ने किया है और सबने लगभग गिनाया है कि राज्य और समाज ने, राज्य और प्रशासन ने, राज्य और विधान ने बहुत कुछ किया है नारियों के सम्मान के लिए, नारियों के हित रक्षा के लिए, नारियों के उनके सशक्तिकरण के लिए। परिवार ने भी बहुत कुछ किया है। फिर विकृति कहां से आ रही है? विकृति आ रही है 2 स्तर पर। एक तो अवसर मिलने के बाद भी बहुत सारी बेटियां उसका उपयोग करने में अक्षम हो रही हैं, या अक्षम न होते हुए भी उस अवसर का दुरुपयोग कर रही हैं। उल्टे इसके एक और प्रमाण मेरे पास है हमारे अपने विश्वविद्यालय में, कि अब बेटियों की मेरिट में टॉप करने वाली जो का प्रतिशत है वो 50 से ज्यादा जा रहा है। यानी टॉपर लिस्ट में आधे से ज्यादा बेटियां जा रही हैं। यह भी एक सिचुएशन पैदा हो रही है। लेकिन यह भी एक सिचुएशन मैं देखता हूं, क्योंकि मैं शिक्षक हूं और हमारे सामने बेटे बेटी दोनों आते हैं, हम दोनों का मूल्यांकन करते हैं। तो एक तरफ या तो बहुत समर्पित बेटी है पढ़ने के प्रति, बहुत समर्पित महिला है कार्य के प्रति, उल्टे दूसरी तरफ बहुत लापरवाह बेटियां भी हैं, लापरवाह महिलाएं भी हैं कार्य के प्रति। ये दोनों बातें हैं। पुरुष समाज ऐसा नहीं है कि वो 100% समर्पित है, कार्य करने में सक्षम है, कार्य करता ही है, लेकिन प्रयास सबसे ज्यादा पुरुष वर्ग करता ही है। सशक्तिकरण का प्रयास पुरुषों ने किया है, माने या ना माने। इनको नहीं मौका मिला तो भी करते आ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे पुरुष हैं जिनको अवसर नहीं मिल पा रहा है, नहीं दिया जा रहा है, उनको ढकेला जा रहा है अवसर से, उनको बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है, फिर भी वो जीवन यापन के लिए बहुत अच्छे अच्छे कार्य कर रहे हैं। लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि अगर आप महिला के लिए कहीं भी किसी प्रतियोगी परीक्षा में आरक्षण दें, तो जनरल सूची में आने वाली महिलाओं की संख्या कम होती जा रही है। वो ये मान के चल रही है कि हमको तो रिजर्वेशन मिला है, हम तो सफल हो जाएंगे। जो आरक्षण के पूर्व उनकी मारक क्षमता थी, मैंने पहले भी रिजल्ट देखे, पहले भी महिलाएं आई हैं कंपटीशन कम्पीट करके, सेवाओं में आई हैं, राजनीति में आई हैं, हर क्षेत्र में आई हैं, पुरुषों ने भी की हुई है। लेकिन अब जब उनको अवसर दिया जा रहा है तो उसमें आने में अपनी क्षमता नहीं दिखा पा रहे। ऐसा क्यों है? इसके पीछे 2-3 कारण लोग बताते हैं। एक तो कारण यह बता दिया जाता है सामान्य तौर पर कि उन बेटियों से घरेलू कार्य ज्यादा लिया जा रहा है, इसलिए वो सक्षम नहीं हो पा रही। मानता हूं, क्योंकि ये ऐसा विषय है कि इस पर समाजशास्त्रियों को शोध करनी चाहिए, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि शोध में कोई ये बात बताता नहीं है कि अपनी बेटी से कितना काम लिया जाता है। जब आप प्रश्न करेंगे तो हर पिता अपने को इतना आदर्श पिता प्रस्तुत करेगा, हर माँ इतना आदर्श माँ प्रस्तुत करेगी अपने को, तो कहेगी बेटी से मैं कुछ करती नहीं, कराती नहीं, छूने नहीं देती कुछ। ये कहकर आपको उसका पूरा पूरा जवाब नहीं मिलेगा। बेटियों से जब आप बात करिए, जो मूल बिंदु है आज की समस्या में, जितनी बातें हुई हैं, किसी भी लेवल पर, चाहे वो बेटी हो, चाहे पत्नी हो, चाहे बहन हो, चाहे माँ हो, घर के अंदर हो, चाहे संस्था के अंदर हो, चाहे कार्यालय में हो, एक इनका मनोवैज्ञानिक पक्ष इतना कमजोर है, जिसको मैंने कहा कि भावनात्मक, इमोशनली ये इतना वीक है
कि इनको बहुत आसानी से लोग मूर्ख बना देते हैं। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ इस शब्द का प्रयोग कर रहा हूं। बहुत आसानी से बेटियों को, नारी शक्ति को लोग उनके भावनात्मक शोषण करते हुए मूर्ख बनाने का प्रयास कर देते हैं। और ऐसा उसके लिए कहना जो नहीं कि तो मेरी प्रेमिका में लेकर हो, उनको दीदी कह दीजिए तो वो समर्पित भाव से दूसरे अपने पड़ोसी का कार्य, अपने कली का कार्य करके निपटा के चल देते हैं। सशक्त हैं तो अपनी भावनाओं को भी सशक्त करने की आवश्यकता है। अगर भावनाएं प्रबल होंगी, हम अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए अपने अधिकारों का संरक्षण स्वतः जब करेंगे तो कोई शोषण नहीं कर पाएगा। शोषण करने सरकार नहीं आ रही है, ये एकदम सही बात है। राज्य ने, संविधान ने, विधान ने आपको अधिकार दिया हुआ है, खूब अधिकार दिया हुआ है। अभी किसी वक्ता ने कहा कि उत्तराधिकार में बेटी को अधिकार मिला लेकिन मिल नहीं रहा है। क्यों नहीं मिल रहा भाई? वो तो हकदार है, सदायकी है, वो अधिकार ले तो प्राप्त करने का प्रयास तो करे, लेकिन उसको प्राप्त करने का कार्य ऐसे नहीं होगा कि वो तो पति के साथ बंबई और दिल्ली में मजा ले और उसके गांव की जमीन उसका भाई रखवाली करके उसकी पैदावार पहुंचा दे। आना पड़ेगा। अगर वो भाई अपने खेत को संभालने आ रहा है तो बेटी को भी अगर हक समझती है तो उस खेत पर आगे काम करना पड़ेगा। ये तय करना है आपको। लब बोलू आप इन बातों में एक बात कि आपके जितने अधिकार मिले हुए हैं, जो भी आपका कर्तव्य बनता है उसके सापेक्ष उन कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए उन अधिकारों को प्राप्त करने के लिए स्वयं को प्रस्तुत करना होगा। कोई किसी को देगा क्या? हमें या किसी पुरुष समाज को किसी ने कुछ दिया है क्या? हमारा भाई हमको देता है क्या हमारे हक की जमीन? हमारे हक की जमीन की पैदावार दे देता है क्या? इतने वक्ता बोल रहे हैं, चाहे वो दिल्ली से हो, चाहे मुंबई से हो, चाहे कहीं से हो, क्या उनको उनका बड़ा भाई, उनका छोटा भाई पहुंचाता है क्या? नहीं करेगा। जब सदायकी बन जाएंगे, संपत्ति में अधिकार पैदा होने के साथ जुड़ता है पैतृक संपत्ति में, तो पैतृक संबंधी में संबंधों में पैदा होने के साथ उन कर्तव्यों के निर्वहन का भी दायित्व तो आपके पास होता है। ऐसा नहीं होगा कि पिता बीमार हो तो वो भाई रक्षा करे, उनकी दवा कराए, उनका सब सुख सुविधा देखे, और जब वो मर जाए तो उनका क्रियाक्रम बीत जाए तो आप हक लेने के लिए खड़ी हो जाइए। ऐसा नहीं चलेगा। सादाइक है, कोपार्सनर है तो कोपार्सनर की तरह जन्म लेने से और मृत्यु तक उस संपत्ति से जुड़े हुए जो भी कार्यक्रम है, जो कि क्रियाकलाप है, करना होगा। और इसके लिए आवश्यक है जागरूकता। चाहे वो संस्थाएं करें, चाहे राजनीतिक दल करे, चाहे सामाजिक जो संस्थाएं हैं, पंचायती राज की संस्थाएं हैं, ये करें। किसी न किसी को एक करना होगा। अब आप देखें कि संविधान ने संशोधन करके पंचायतों में महिलाओं के अधिकार को संरक्षित कर दिया, आरक्षित कर दिया, लेकिन 20 वर्ष तक महिला प्रधान हुई, लेकिन उसके बदले का कार्य प्रधान पति करता है। बहुत सारी जगहों पर प्रधान पुत्र करता है, मीटिंग करता है, फर्जी हस्ताक्षर प्रधान का उसका पुत्र या उसका पति या उसका जेठ, जो भी घर का संपन्न है, सक्षम व्यक्ति है, वो उसके फर्जी हस्ताक्षर से चेकों का भुगतान तक करता है। चूंकि ये पंचायती राज की परंपरा है, ये केवल गांव में नहीं है, ब्लॉक प्रमुख भी वही हो गई, पंचायत अध्यक्ष भी वही हो गई, सबके साथ ये चल रहा है, तो कोई इस पर उंगली नहीं उठा रहा। और अधिकारी जिनको इसका क्रियान्वयन करना है, उनके अंदर दम नहीं है कि वो उसका विरोध कर सकें कि आप ऐसा क्यों करें। 15 अगस्त 26 जनवरी का झंडोत्तोलन तक प्रधानपति करता है, अधिकारियों से मीटिंग लेता है, धन का आवंटन कराता है, मनरेगा के मजदूरों का धन राशि वितरित करता है,
ये 25 साल से ज्यादा 30-35 साल हो गए इस संशोधन को हुए। 25-30-35 सालों में महिलाएं ग्राम प्रधान बनी, पंचायत प्रमुख बनी, ब्लॉक प्रमुख बनी। वहां इन्होंने अपना क्या दिखाया, ऐसा प्रस्तुत किया, कुछ गिनी चुनी अपवाद स्वरूप। वो भी कौन? जो बहुत अच्छे ढंग से पढ़ लिख कर लड़कियां आ गई, उनके मन में कुछ राजनीतिक महत्वाकांक्षा रही, वो गांव में कुछ करने की या सेवा भाव रहा, वो गांव में करने को आई, वो कर रही हैं। आज आपके महाविद्यालय की प्राचार्य आदरणीय राजकुमारी जी अगर प्राचार्य पद का दायित्व तो खुद न करें, उनके जगह पर उनके श्रीमान जी आकर करना शुरू कर दें, घर के अंदर सारा काम वो करें, उनका ऑफिस का काम वो करें, उनका भाषण वो लिखें, उनके उनके सारे क्रियाकलापों को, उनके चपरासियों को, क्लर्क को, उनकी हाजिरी वो लगाएं, तो आदरणीय राजकुमारी जी अपना कार्य कैसे करेंगी? यह संचालन कर रही हैं तब इसलिए कर पा रही हैं कि उन्होंने इसको सीखा है। लेकिन मुझे दुख होता है, मैं बहुत सारे संस्थाओं में, यह एक इतनी विडंबना की बात है कि इसके लिए हमारे नारी शक्ति को जागरूक करना होगा। पहली और आखिरी अगर आवश्यकता है नारी सशक्तिकरण की, तो उनकी जागरूकता। बहुत आदिकाल से एक फ्रेज चला रहा है जिसको लॉ में भी मैगजीन के रूप में बल दिया गया है, हु ही स्लिप्स ओवर हिज राइट लूजेस हिज राइट। जो सोवत है तो खोवत है। यहाँ मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, क्योंकि बहुत सारा अध्ययन मैंने किया, बहुत सारे क्षेत्रों में गया, लोगों में गया, देखा हूं, एम्पिरिकल स्टडी करके आप भी देख सकते हैं कि महिलाओं में इतनी सहिष्णुता और इतनी सहनशीलता होती है, और कुछ हद तक वो मुझे ठीक भी लगता है, कहीं कहीं ठीक लगता है। ठीक इन द सेंस कि घर में बाप बेटे बेटी, भाई बहन, पति पत्नी में विवाद हो, अगर कभी कभार, रोज होता है तो नहीं कर सकता, और तुरंत तो चल के मुकदमा करना शुरू कर दें, तो परिवार भी टूटेगा। फिर आप उसी समस्या को कहेंगे कि परिवारों के टूटने के क्या कारण है, इनका संवैधानिक संरक्षण क्यों नहीं हो पा रहा है। परिवार टूटेंगे तो मित्रों इस पर ध्यान दीजिए कि तब विकृतियां कितनी आएंगी। अभी तो एक छोटा सा विवाद हो रहा है, मारपीट घटना हो जाती है और उसका समाधान भी हो जाता है, तभी वो विवाद आगे नहीं बढ़ता। अन्यथा अगर बढ़ता है तो जाता है, थाने तक जाता है, पुलिस तक जाता है, कोर्ट तक जाता है, और तलाक भी हो जाता है, जो कहीं से भी सम्मानजनक नहीं है, कहीं से भी स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। सभ्य समाज का कोई अंग नहीं माना जाता कि विवाद हो, विवाद तलाक पे चला जाए। न हिंदू लॉ में कहा गया, न इस्लाम में, मुस्लिम लॉ में कहा गया। किसी लॉ में, कोई लॉ ऐसा परमिट नहीं करता, नहीं चाहता कि विवाद हो, विवाद होने के बाद परिवार टूट जाए। लेकिन विवाद होने की स्थिति में भावनात्मक सहिष्णुता को भी अपने कंट्रोल में लेना होगा, नारियों को प्रतिवाद करना होगा। अगर घर में घरेलू हिंसा हो रही है तो प्रतिवाद करना होगा, नहीं लड़िए, आप गांधीवादी तरीके से आइए, आप मौन हो जाइए, मत बोलिए, मत बात करिए, एक टाइम दो टाइम मत बात करिए, एक दो टाइम अनशन करिए, बदलेगा स्वरूप। अगर सभ्य परिवार है, थोड़ा सा भी सभ्यता है, पढ़ा लिखा थोड़ा सा भी गुण है, तो वहां चीजें हो रही हैं, मुझे संज्ञान में आ रही हैं, बहुत अच्छी जगहों पर नहीं होती हैं लेकिन हो रही हैं, ऐसा सुनने में भी आया है। लेकिन वो बड़ा नेग्लिजिबल है। जितना बताया गया 3 लाख का आंकड़ा, 136 करोड़ की आबादी में अगर 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख हिंसाएं होती हैं तो एक तरह से वो नगण्य भी है। लेकिन ये भी है कि सूचना का अभाव है, वो नहीं है, उसे ज्यादा भी हो सकता है। हमको अपने सोशल सेटअप को इस तरह बनाना पड़ेगा, हमको अपने एजुकेशनल सिस्टम को इस तरह बनाना पड़ेगा। राज्य यहां आता है, फ्री एजुकेशन की बात है, लड़कियों के लिए फ्री ट्रेवल की बात भी करती है सरकार, सब कुछ होता है, लेकिन फिर वो रिजल्ट तक पहुंच क्यों नहीं पा रहा है? इसकी मॉनिटरिंग कौन करेगा? मित्रों, अपनी एक दो बात से बात समाप्त करूंगा, क्योंकि जैसा कि मैडम ने भी बताया था, उससे भी समय सीमा काफी आगे जा चुकी है। हम सब लोग लॉर्ड मैकाले को गाली देते हैं, बहुत शौक से गाली देते हैं। 100-150 साल पहले जो बात किया, आज तक उसका इम्पैक्ट है, उसके बाद भी गाली सुन रहा है। आज तक हम सब कुछ करके 70 सालों में उसको बदल नहीं पाए, फिर भी गाली दे रहे हैं। लेकिन उसको, हमको लगता है कि बहुत जगहों पर ठीक से पढ़ने का प्रयास नहीं किया गया।
लॉर्ड मैकाले की संरचना है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। और पिछले लगभग 25-30 सालों से मैं सुनता रहा हूं कि यूजीसी की कोई आवश्यकता नहीं, खत्म कर दिया जाए। ये खत्म नहीं हो रहा है। मैं उसमें उन्होंने यूनिवर्सिटी की संरचना और ग्रांट कमीशन बनाने के पीछे जो लक्ष्य रखा था, मित्रों आप सब लोग रिपोर्ट जाकर पढ़ लिए मैकाले कमेटी की, जिसमें सेबिनी भी आए हुए थे उनके साथ साथ। जो जूरिस्प्रूडेंस के लोग हैं वो भी जानते होंगे। मैकाले ने कहा था कि हम जो इंस्टीट्यूशंस बनाएंगे ये यूनिवर्सिटी लेवल का, उन इंस्टीट्यूशंस की एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होगी कि सोशल साइंसेज के जो भी विषय हैं उस विषय से संबंधित शोध उस सराउंडिंग में, विश्वविद्यालय के सराउंडिंग में, गांव में किए जाएंगे। मैं इसको स्पष्ट करता हूं क्या कि समाज शास्त्र के लोगों का दायित्व था कि वह अपने विश्वविद्यालय परिक्षेत्र के अंदर आने वाले गांव में एक एक डिजर्टेशन लोगों को भेजकर कराते कि वहां पर महिलाओं की, बच्चों की, पुरुषों की सामाजिक स्थिति क्या है। विधि के लोगों की जिम्मेदारी थी कि उन गांव में विवाद के मूल कारण क्या है। अर्थशास्त्र के लोगों की जिम्मेदारी थी कि वो आर्थिक सर्वेक्षण उन गांवों का करते। और इन रिपोर्ट्स को भेजकर तब मैकाले ने कहा था कि वो रिपोर्ट जो आएगी उसको ग्रांट कमीशन के चेयरमैन के सामने उस पर डिस्कशन होगा और तदनुरूप उन कमियों को दूर करने के लिए नियम कानून बनाकर उन गांवों का विकास किया जाएगा। क्योंकि एक बात और ध्यान में आप रख के चलिए कि 1836 में अंग्रेज ये नहीं सोच के चले थे कि हमको भारत छोड़ के जाना है। वो भारत को अपना देश, अपना हुकूमत बना के रहने वाले थे। उनकी जो भी योजनाएं थी वो भारत को अपना मान के चल रही थी, आपको गुलाम के तौर पर, लेकिन आपका उपयोग करके वो अपनी संपदा, प्रॉपर्टी, अपनी जागीर मानकर इसका विकास करके अपने को संपन्न करना चाहते थे। उनकी ये सोच थी। आज तक यूजीसी का एक भी पत्र इस तरह का मेरे पास नहीं आया कम से कम, जिसमें ये कहा जाता हो कि आप अपने छात्रों से अपने गांव के, अपने विश्वविद्यालय के सराउंडिंग में 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, या हमारे पास 5 जिले हैं हमारे एफिलिएटेड, आपके बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में ये 5-7 जिलों के महाविद्यालय एफिलिएटेड है। ये कभी नहीं कहा गया कि वैधानिक स्थिति की, गांव के अंदर वैधानिक स्थिति का अध्ययन कराइए और उन पर कुछ कंक्रीट रिजल्ट के साथ साथ हम लोगों को सुझाव दीजिए कि यूजीसी और सरकार उसको नियंत्रित करने के लिए, उसका विकास करने के लिए योजनाएं बना सके। ऐसा क्यों नहीं हुआ, ये प्रश्न है, बृहद प्रश्न है। इस प्रश्न का समाधान आप खोजें मित्रों, तो आपको न तो घरेलू हिंसा के समाधान खोजने की आवश्यकता पड़ेगी, न भारत के समग्र विकास के बारे में चिंता करने की आवश्यकता पड़ेगी। इन्हीं बातों के साथ आप सबने मुझे आमंत्रित किया। मैं अपने प्रिय डॉक्टर सिंघी ऋषि का आभार व्यक्त करता हूं, बाबूलाल तिवारी जी का आभार व्यक्त करता हूं, मैडम राजकुमारी जी ने भी मुझे अवसर दिया, मुझे सम्मानित किया इस वेबिनार में बुलाकर, और धैर्य से जिन श्रोताओं ने मुझे सुना, उन सब के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हुए आप सभी को धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय भारत।